हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 के भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसे पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। यहाँ देखिए कि पलासी का अर्थ क्या है और पलासी कहाँ है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पर 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पलास असल में बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फूलों का इलाका। हिंदी और उर्दू में पलास को कभी कभी पलासी भी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ और उस परिणाम का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया मतलब चल दिया लड़ाई के लिए। 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। वह जो है इधर से उधर नहीं हुआ। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था ही, किंतु असफलतापूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। कठपुतली, जैसे कठपुतली का मतलब जिधर चाहिए उसे उधर न चाहिए। अंग्रेजों ने उसे अपने सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी थी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया, वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा बढ़ती मांग दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन का सेनापति था, जर्मन का व्यक्ति था नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार में प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था, वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी। जो आधुनिक बिहार है मुंगेर, वो स्थानांतरित करके बदल दिया और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। अब जो है ये आप ये देखते हैं कि ये पलासी के युद्ध का परिणाम हुआ। इसके आगे एक और युद्ध है अंग्रेजों से जुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर
उपरोक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजी सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि को भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों की सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। यहाँ ये देखिए, अवध जो है अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, वह भी जो है अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर की युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थी। देखिए शर्तों में क्या है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। पहली संधि में है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली करने के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। ये तो आप इलाहाबाद की प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 में। द्वितीय में इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। जो अंग्रेज यहाँ से व्यापार करते थे, भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आया। बंदरगाहों की पास के लिए बंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त हो गया। इसके बदले क्षेत्रीय शासक को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना पड़ा। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों की हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कठपुतली की तरह नचाते रहे और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे फरमान है। फरमान का अर्थ होता है मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला। अब यहाँ हम बच्चों पाठ समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।